एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का टर्म 2 का मैथ्स ऑल फार्मूला रिवीजन इन वन शॉट। यानी एक वीडियो में आपके टर्म 2 में जितने भी चैप्टर आने वाले हैं सब का फार्मूला आज हम लोग करेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने ऑलरेडी मैथ्स कर रखा है उनके लिए ठीक है, उनका रिवाइज हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है या फार्मूला अभी इधर उधर ढूंढ रहे हैं वो एक बार इसको देख लो, आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके अलावा मैंने जितने भी चैप्टर्स आपके टर्म 2 में आएंगे सारा का मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ है, आप एक बार उसके चेकआउट ज़रूर कर लेना। ठीक है, ये वो इसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाले गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन जो पिछले 10 ईयर से मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं। तो एक बार आप उसको ज़रूर चेकआउट करना। और नए चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलना, और ऑलरेडी चैनल पे बने हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ्स फार्मूला। ये स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 में हमारा दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, मैंने यहाँ पॉइंट वाइज बता दिया है कि क्या सबसे पहले और क्या उसके बाद। तो नंबर 1 पॉइंट में आपको ये जानना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन विद द डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री कहने का मतलब है इसका अप साइड में, ठीक है, ये 2 रहे तो वो हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a जो हो वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, और a b c जो है यहाँ पर में ये रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसको नीचे कर लेते हैं। उसके बाद कौन सा पॉइंट आपको याद रखना है? सेकंड पॉइंट में आपको याद रखना है नंबर 2 में फैक्टराइजेशन मेथड। ये इसका सेकंड पार्ट है। मैं हर एक का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिर्फ जो आपका मैथ में लगेगा सिर्फ उन्हीं पोर्शन को लाया हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि आपको या तो मिडिल टर्म फैक्टर निकालना पड़ता है। तो पहले मिडिल टर्म फैक्टर ही देख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने एक इक्वेशन दिया है 6x² - x - 2 = 0। यहाँ हो गया 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। यहाँ 2x मैंने कॉमन ले लिया तो 3x - 2, यहाँ 1 कॉमन ले लिया तो 3x - 2। यहाँ हो गया 2x + 1, यहाँ हो गया 3x - 2। तो x = -1/2 और x = 2/3। इसको मिडिल टर्म फैक्टर बोलते हैं। और ये जो हमारा 1/2 और 2/3 आया इसको रूट्स बोलेंगे। ये क्या आ गया? तो ये रूट्स आ गया। इसे मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया है। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी बनाया हुआ, तो एक बार आप जाकर के उसमें चेकआउट कर लेना, वो ज़्यादा डिटेल में रहेगा। इसके बाद तीसरा जो आपका पॉइंट आता है वो है नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स में आता है एक फार्मूला है, पहला नंबर x = -b ± √b² - 4ac/2 है। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो इसकी जगह आप लिख सकते हो x = -b ± √d/2 है। यहाँ जो d जो है ये डिस्क्रिमिनेट करता है, यानी d का एक फार्मूला है b² - 4ac, वो आपको निकालना पड़ता है। इसमें भी आपका 3 कंडीशन है। b² - 4ac ग्रेटर देन अगर 0 रहता है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट निकलेगा। अगर b² - 4ac = 0 रहता है तो ये क्या रहेगा? रियल और इक्वल रूट्स निकलेंगे। और b² - 4ac लेस देन 0 रहेगा तो नो रियल रूट्स जो है वो अवेलेबल रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका पहला पॉइंट है, आपको ये जानना पड़ेगा कि एपी क्या है। एपी इज अ सीक्वेंस इन विच ऑल द नंबर्स आर ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी फर्स्ट टर्म को छोड़ के हर एक टर्म में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम लोग मेंटेन करेंगे। आप एग्जांपल के लिए ले लो 2 का टेबल, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, हर एक में क्या आपको ऐड करते हुए दिख रहा है? हर एक में 2 मैंने ऐड किया है। देखिए 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6। तो हम बोल सकते हैं कि या इट इज़ इन एपी। इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a + d a + 2d एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप बढ़ोगे ये बढ़ते चल जाएगा। यहाँ d निकालने का है an - 1, या तो आप लिख सकते हो a2 - a1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे भी d निकाला जाता है। आपको सेकेंड पॉइंट में याद रखना है nth टर्म ऑफ एपी, जिसमें आपका 2 फार्मूला आता है। या तो आप an = a प्लस ब्रैकेट अंडर n-1 और d लिख सकते हो, और नहीं तो आप tn का इस्तेमाल करो। tn = a प्लस n-1 और d n-1 को ब्रैकेट में रखो। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो इसमें आता है, थोड़ा और मैं कर लेता हूँ जूम।
तीसरा पॉइंट में आता है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। इसमें भी 3 फार्मूला है। पहले एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट अंडर 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में आपका n-1 आ जाएगा, फिर d ब्रैकेट क्लोज। दूसरा आपका इसमें आ जाता है n/2 a प्लस ए एन। यहाँ ए एन के जगह में आप एल भी लिख सकते हो। ए एन कहने का मतलब हो गया लास्ट टर्म, ठीक है। और तीसरा हमारे पास आता है ए एन इक्वल टू SN-1। तो ये तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें भी 3 पार्ट है। पहला हो गया आपका हाइट एंड डिस्टेंस, दूसरा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, और तीसरा हो गया ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो सबसे पहले हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है कि इस तरह का एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं, ये बना हुआ रहता है। आपका कोई पर्टिकुलर साइड दिया हुआ रहेगा और एक साइड आपका मिसिंग रहेगा। जैसे आप जानते हो कि ये एच है, ये P है, ये B है। हो सकता है आपका P दिया गया है, आपसे B मांगा जा रहा है, या B दिया हुआ है, H बोला जा रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो आप इसका मेरे जो चैनल है उस पर आप जाकर के एक बार चेक कर लेना कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल का हेल्प से हम लोग इसको निकालते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पर में पॉइंट आता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन कहने का मतलब क्या है कि जब हम एक पर्टिकुलर स्पेस से, यानी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से अगर ऊपर की ओर देखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये लड़का एरोप्लेन को उड़ते हुए दिख रहा है, तो ये क्या हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं या अपनी जगह से ही नीचे की ओर देखते हैं, जैसे कि लड़का देख पा रहा है शिप की तरफ, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो इसका आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, मेरे वीडियोस में आप देख लेना, मैंने बताया है कि कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को ट्रिक के द्वारा एक बार में सीखें, ठीक है। तो एक बार आप उसको चेक कर लेना, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री टेबल के आप हाइट एंड डिस्टेंस नहीं कर पाओगे, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है सर्कल, चैप्टर 10 सर्कल। सर्कल में भी आपका बहुत सारा पार्ट है, तो हम लोग पहला पार्ट देखते हैं टेंजेंट ऑन अ सर्कल। बहुत सारे स्टूडेंट आज भी कंफ्यूज है कि व्हाट इज़ टेंजेंट, ये टेंजेंट होता क्या है। तो पहले डेफिनेशन में बता देता हूँ। अ लाइन दैट टचेज द सर्कल ओनली इन वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ऐसे सर्कल है और ये एक लाइन है जो उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट में टच कर रहा है, उसी को हम लोग टेंजेंट के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पर मैं देखो, टेंजेंट से मैंने यहाँ पर मैं एक और लाइन टच किया है जिसका नाम है रेडियस। ये चूंकि सेंटर से दिया हुआ है, ये हो गया रेडियस। अब जहाँ पर मैं ये रेडियस और जो टेंजेंट है एक दूसरे को टच करेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। एक बात आपको यहाँ पे और याद रखना, जो पॉइंट नंबर 3 में होगा, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अगर रेडियस बना हुआ है तो रेडियस और टेंजेंट जो रहेगा एक दूसरे का परपेंडिकुलर रहेगा, देन दैट मीन्स इट ऑलवेज मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आपको याद रखना है नंबर ऑफ टेंजेंट ऑन अ सर्कल, कितने सारे हो सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 में मैंने बताया है पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। ये एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के अंदर लाई नहीं कर रहा है, सर्कल पे लाई कर रहा है, ऑन द सर्कल है, ठीक है। छठा में आपको याद रखना है पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल। जैसे कि आप यहाँ पर मैं देख पा रहे हो कि ये इनसाइड में है, ये टेंजेंट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको सीकेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसके बाद 7वां पॉइंट में है पॉइंट लाई ऑन द आउटसाइड ऑफ द सर्कल। आउटसाइड ऑफ द सर्कल में कुछ इस तरह का सिनेरियो आपको बनते हुए दिखेगा, जहाँ पर मैं क्या है कि मैंने दो साइड से, ठीक है, दो टेंजेंट ले लिया है। ये इसमें आपको ये इस बात का याद रखना है कि ये जो दोनों टेंजेंट हैं ये एक दूसरे के बराबर रहेंगे और दोनों को दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब आप अगर एक ही पॉइंट में इसको क्लियर करना चाहते हैं, सिर्फ एक पॉइंट में, तो आप इस फिगर को देख सकते हो। ये जो लाइन है ये हो गया टेंजेंट, ये इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो है, जो थोड़ा भीतर की ओर लेके चला गया, ये हो गया सीकेंट, और थोड़ा भीतर की ओर चलेंगे तो ये हो गया कॉर्ड, और भीतर की ओर जाएंगे तो ये हो गया डायमीटर। एक पर्टिकुलर पॉइंट से इंड की ओर लेके जाएंगे, दैट इज़ रेडियस, और ये मैंने ग्रीन कलर में कर रखा है आर्क, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हमारा अगला चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में आपको दो बातें याद रखना है। पहला बात आपका हो गया डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट, दूसरा बात आपका हो जाएगा
टेंजेंट ऑन ए सर्कल। तो डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट में क्या है कि आपको इस तरह का, जिसे आप फिगर पे देख पा रहे हैं, एक लाइन बना करके उसको पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस रेशियो में उन्होंने दिया होगा, जैसे 5:3 दिया है या 2:3 दिया है, तो आप यहाँ पर मैं उस रेशियो से, उस पॉइंट से आपको उसको डिवाइड करना है। और हाँ, स्टेप आपको ज़रूर लिखना है, जितना हो सके आप स्टेप मेंशन कर देना, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं लेके जा रहा हूँ। दूसरा जो हो गया वो आपका हो जाएगा ये टेंजेंट वाला। टेंजेंट वाला में क्या है कि जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने बता दिया, इसको जानना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ड्रॉ अ सर्कल विद द सेंटर हो। यहाँ पर मैं ओ से 6 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने एक सर्कल ये किया, ओ पी को एक्सटेंड किया कितना, तो 10 सेंटीमीटर। ओ पी जहाँ पर मैं आपका यहाँ पर ऐड हो रहा है एम से, तो एम से मैंने एक और सर्कल बनाया जो कि यहाँ पर मैं देखिए 2 तरह का टेंजेंट दे रहा है, एक है आपका टी, एक है टी डैश, ठीक है। हमने क्या किया, पी टी को और पी टी डैश को ऐड किया, मतलब दोनों को ज्वाइन किया, तो यहाँ पर मैं ये जो हो गया रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गया। तो इस तरह का भी आता है कि आप 3 सेंटीमीटर का रेडियस बनाओ और 6 सेंटीमीटर राइट साइड और 6 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड एक्सटेंड करो और फिर उसके ऊपर टेंजेंट बनाओ। तो जब भी आप इसको बनाओगे आपको ये याद रखना है कि जैसे लाइन को एक्सटेंड किया गया, पहले आपको लाइन का बाइसेक्टर करना है, जैसे आपका लाइन का बाइसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, वहाँ से आप सर्कल बना लो, ठीक है। और वो सर्कल को, उस सर्कल से आप टेंजेंट बना लो। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो है हमारा चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में हमारे पास क्या दिया गया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आपको 3 चीज़ इसमें भी याद रखना है। पहला पॉइंट हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, दूसरा पॉइंट हो जाएगा कन्वर्सन ऑफ सॉलिड। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में क्या है कि जैसे हमें दिया गया है कि एक, आप इस फिगर को देखो, एक टेंट दिया गया या एक हर्ट दिया गया जिसमें क्या है, कोन और सिलेंडर को मिला करके बनाया गया है, कोन और सिलेंडर को मिला करके बनाया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम दिया गया है तो दोनों को वॉल्यूम को ऐड कर दो तो वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा। अगर एरिया दिया गया है तो दोनों का एरिया में आपको 2 पार्ट है, टी ए से और सी ए से, तो जो भी दिया गया आपको उसको ऐड करके निकाल देना है, तो वो क्या हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 ही फिगर ऐड किया, हो सकता है जिस तरह कैप्सूल वगैरह में 3-4 फिगर ऐड किया रहता है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। कन्वर्शन का क्या चक्कर है, तो कन्वर्शन में ये क्या करते हैं कि हम लोग एक पर्टिकुलर को मेल्टिंग करके दूसरा वाला मटेरियल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इस सिलेंडर को मेल्ट किया गया, मेल्ट करके कोन बनाया गया, या इस सिलेंडर को मेल्ट करके एक स्पेयर बनाया गया। तो इस तरह का जब मेल्टिंग रहता है तो आपको याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट साइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड साइड, दोनों इक्वल होगा। यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल होगा, क्योंकि उसी को मेल्ट करके बनाया गया है, उसी को पिघला के बनाया जा रहा है, ठीक है। इसको याद रखना। तो इस कंडीशन में क्या रहता है कि कभी सेकंड वाला का, कभी फर्स्ट साइड वाला का या तो एच गायब रहता है या तो आर गायब रहता है, ठीक है। यानी हाइट नहीं दिया हुआ रहता है तो कभी रेडियस दिया हुआ नहीं रहता है। इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ये बहुत ही ईजी है, उतना ज़्यादा टफ नहीं है। और तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो हो गया आपका इसका फार्मूला, ठीक है। इसका फार्मूला आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो मैंने इस फार्मूला को पूरा बता दिया है। क्यूबॉइड क्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया, फिर कोन हो गया, फिर स्पेयर हो गया, फिर हेमिस्फेयर हो गया। मैंने एक ही इसमें आपका वॉल्यूम, LSA और TSA सारा को एक ही ये में बना दिया। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हमारा अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में भी 3 बात आपको याद रखना है। पहला है मीन ग्रुप डाटा। ये मीन ग्रुप डाटा क्या है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं जूम। हाँ, मीन ग्रुप डाटा क्या है, तो इसमें आपका डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, XI, मैंने यहाँ XI का इस्तेमाल किया, आप चाहो तो X लिख के भी कर सकते हो। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2, और नहीं तो आप मीन इक्वल टू लिख सकते हो सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। और दूसरा इसका मेथड है जिसका नाम है एज्यूम मीन मेथड। इसमें हम लोग ए को ले लेते हैं मिडिल वैल्यू ऑफ x1 कॉलम, x1 कॉलम में से हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे DI इक्वल टू हो जाता है XI माइनस A। तो यहाँ मीन का फार्मूला हो जाएगा A प्लस सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI, ठीक है। आप I को हटा दो चलेगा। तीसरा पॉइंट हो गया इसमें स्टेप डाइवर्शन मेथड। यहाँ पे मैंने A को स्मॉल में लिया, आप चाहो तो कैपिटल में ले सकते हो, आपके NCERT में कैपिटल में दिया गया है। तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा, UI इक्वल टू XI माइनस A बाई H जो हो जाएगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल करने का मतलब है 10 से 20, मतलब 10 का गैप को दिखाएगा। तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, मीन इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI बाई सिग्मा FI इंटू H, जो आउटसाइड में रहेगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये हो जाएगा मीन ऑफ ग्रुप डाटा, सॉरी मोड ऑफ ग्रुप डाटा। तो मोड में आपका फार्मूला होता है
मोड इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट अंडर F2 माइनस F1, सॉरी F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, इसमें क्या है, मॉडल क्लास जो होगा क्लास ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी को दिखाएगा, एल जो होगा लोअर लिमिट को दिखाएगा, एफ जो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास को दिखाएगा, F0 जो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास यानी ठीक उसके पहले का, एफ से पहले वाला पॉइंट को दिखाएगा, और F2 जो होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेडिंग क्लास यानी उसके बाद का दिखाएगा, और एच जो हो जाएगा वो आपका क्लास साइज हो जाएगा। चलिए इसका पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। तो इसका पॉइंट नंबर 3 में आपको रखना है इसको याद। इसमें क्या आपका दिया गया है, तो मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा में आपका आ जाता है फार्मूला मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो इसमें भी मीडियन क्लास जो हो जाएगा क्लास विद द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। यहाँ पर मैं एल आप लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास को दिखाओगे, एच जो हो जाएगा क्लास का साइज होगा, एफ होगा फ्रीक्वेंसी, और सी एफ जो होगा फ्रीक्वेंसी के ठीक ऊपर हो जाएगा सी एफ में। ठीक है, तो ये 3 ठो आपको याद रखना है, किस में, तो स्टेटिस्टिक में। तो ये था आपका जो चैप्टर आ रहे हैं, टोटल 7 चैप्टर्स का फार्मूला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।